अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 19 जुलै 2024 भावप्रकाश निघंटू लोह शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 लोह पुरा लेमिनदैत्यानां निहतानां सुरैर्युधि उत्पन्नानि शरीरेभ्यो लोहानि विविधानि च। तो देवों के द्वारा लेमिन दैत्य इनको मारा गया और उनके शरीर से लोह विविध प्रकार के उत्पन्न हुए। लोह दोषाः लोहो स्त्री शतकम तीक्ष्णं पिंडम काला यसायसी गुरुता दृढ़तोत्क्लेधा कश्मलं दाहकारिता अश्मदोष सुदुर्गंधो दोषा सप्तायस्य तुम। तो ये स्त्रीलिंगी नहीं है, नपुंसकलिंगी इस प्रकार का और स्त्रीलिंगी इस प्रकार का रहेगा। तीक्ष्णम पिंडम कालायस आयसी ये सभी पर्याय इस प्रकार के रहेंगे। गुरुता दृढ़ता उत्क्लेद कश्मल कश्मल का अर्थ मालूम नहीं आता, दाहकारिता अश्मदोष सुदुर्गंधो ये आयस के साप दोष। लोह गुणा लोहं तिक्तं सरं शीतं मधुरं तुवरं गुरु रूक्षं वयस्थं चक्षुष्यं लेखनं मातलं जयेत् कफं पित्तं गरं शूलं शोथार्ष प्रिय पाण्डुताः मेदोमेह कृमीन् कुष्ठं तत्किट्टं तद्वदेव। तो ये तिक्त रसात्मक सर शीत मधुर तुवर, तो तिक्त मधुर तुवर ये तीन रस है। शीत है गुरु है, रूक्ष वयस्य है, आयु चक्षुष्य लेखन और वातल है। कफ पित्त गर शूल शोथ अर्ष प्लीह पांडुता मेद मेह कृमि कुष्ठ इन सभी को जीत लेता है।
तद्वदेव ही किट्टम। और मयूर किट मंडूर, ये लोह किट्ट जो मंडूर नाम से प्रख्यात है, वो भी उसी प्रकार के गुण वाला है। तो मंडूर में एक 80 बरस पुराना मंडूर, अच्छा, इस प्रकार का बताया गया है। और पुराने जमाने में जो किले होते हैं, उसमें तोहफाएं होती है। तो वहां से मंडूर लोग, वैद्य लोग लेके जाते थे, क्योंकि ये 100-300 बरस पुराना इस प्रकार का है। और फिर उसका भस्म बनता था। तो ये इस तरीके से अच्छा है, अभी मिलता है तो थोड़ा मुश्किल हो गया इस प्रकार से। लेकिन मधुर तिक्त कषाय और इन तीनों से कफ और पित्त दोनों का नाश करने वाला ये महत्वपूर्ण है। गर और शूल, खास करके शूल रोग में जो दवाई आई है उसमें मंडूर या लोह प्रधान इस प्रकार के है। असृजश्लेष्मणश्चापि यः प्रसादः परो मतः तं पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्य न धावति ततो अस्यांतराणि जायन्ते, ये जो बात कही गई है सुश्रुत में। तो उसके अनुसार आंतों की निर्मित रक्त धातु से है। और वैसे बहुत सारे धातुओं के निर्माणों में रक्त का एक अहम रोल है। कफशोणितमांसानां साराड्डिबा प्रजायते रक्तपेन प्रभा फुफ्फुसः। तो एक बायोटैक करके एक टेस्ट कैंसर के लिए डॉक्टर गोखले नाम किसी साइंटिस्ट ने बनाई थी। रूबी हॉल में उसके ट्रायल्स हुए थे। और उनका कहना था कि किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो उसमें, उस टेस्ट में पता चल जाता है कि शरीर में कैंसर है। ब्लड टेस्ट थी इस प्रकार से। वो आगे क्या हुआ उसका मालूम नहीं, लेकिन वो प्रचलन बंद हो गया। वो 3,000 रुपए में उस समय में टेस्ट करवाते थे। जबकि सस्पिशियस कैंसर है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये टेस्ट रूबी हॉल में होती थी इस प्रकार से। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि लोह का और रक्त का बहुत घनिष्ठ संबंध इस प्रकार का है। और रक्त एक द्रव धातु होने के कारण काफी महत्वपूर्ण रोल करता है पूरे शरीर में घूमने का इस प्रकार का। अब हमारे हिसाब में रस धातु वास्तव में शरीर में घूमता है व्यान के द्वारा। और रक्त का जो है वो स्थानिक इस प्रकार का सर्कुलेशन है। इसलिए कुष्ठ जैसे विकारों में स्थानिक रक्त मोक्षण से फायदा इस प्रकार का मिलता है। तो वहां का सर्कुलेशन सुधर जाता है। लेकिन रक्त की एक अहमियत इस प्रकार की रहेगी कि उसके जरिए ये जो ऑक्सीजन पहुंचा जाता है, जीवन धर्म उसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। तो प्रीणनन जीवनम लेपहा, ये जो बात कही गई है, तो जीवन रक्त के ऊपर निर्भर है। और ये शायद प्रक्रिया जो मैं अभी योग और आयुर्वेद के जरिए बता रहा हूँ, टेस्ट नेम बायोटैक, BIOTAAC, अभी तो नहीं मिल रही है वो टेस्ट इस प्रकार से। तो स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये एक बात इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार के है रक्त के बारे में। और वैसे लोह हमें कई तरीके से मिल सकता है, सब्जियों में वगैरह इस प्रकार का भी होता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो है वो लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा, इसका प्रयोग करना। हमारे घर में तो हम बहुत बरसों से लोहे का की कढ़ाई ही यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम कढ़ाई थी लेकिन वो बंद कर दी। और लोहे का तवा, वो भी एल्यूमिनियम का था, वो भी रिप्लेस कर दिया। तो हमारे घर में किसी का भी हीमोग्लोबिन 13-14 से कम नहीं है। तो सब्जियां जो बनानी है वो लोहे की कढ़ाई में बनाई है, या दाल बनानी है वो भी लोहे की कढ़ाई में बनानी है। और फिर बाद में आप
शिफ्ट कर सकते हो उसको पीतल के बर्तन में या कॉपर बॉटम स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। जो ज्यादा काला पड़ जाता है इतना ही है, और रोजाना प्रयोग रहता है तो इसमें ये गंज नहीं पकड़ता, ये भी एक बात सही है। पेशेंट विथ 55-year-old एंड क्रॉनिक स्मोक्स एंड टी addicted, blood getting thicker, and आपण कसा विचार करावा, खूप कल्प वापरू शकतो का, लोहकल्प वापरू शकतो का? ये एडिक्शन की वजह से है, तो एडिक्शन की दृष्टि से देखना इस प्रकार से चाहिए। खास करके ये स्मोकर अगर है तो स्मोकिंग था बंद करना चाहिए, पहली बात। और चाय भी कम करना चाहिए, ये दूसरी बात। अब प्राणायाम से इसमें फायदा ज्यादा इस प्रकार का होगा। और लोह शोणित प्रभाव फुफ्फुसा, इस दृष्टि से लोह के कल्प जरूर उपयोग में लाए जा सकते हैं। और टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए अच्छा हो, इसके लिए लोह के कल्पों का उसके साथ अभ्रक इसमें अगर दे सकते हैं तो उसका ज्यादा परिणाम इस प्रकार का रहेगा। तो अभी फिलहाल एनीमिया के कई मरीज मिलते हैं, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, टीआईबीसी जो है वो कम है इस प्रकार से। तो उसमें ये लोह का शुरुआत करना, उसके साथ में त्रिफला वगैरह इस प्रकार के रसायन देना, ये आवश्यक रहेगा। अभी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के जरिए एनीमिया, ये भी काफी प्रचलन में आ रहा है। तो उसका जो सोर्स है, वो प्राणी जो सोर्स है, दूध 300 ml हर रोज कम से कम लेना है, ऐसा बताते हैं, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी अगर है तो, देसी गाय का दूध। लेकिन फिर भी D3 डिफिशियंसी, बी 12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन इस प्रकार के है। और D3 के लिए शायद धूप में टहलना एक बात हो सकती है। MCH लो है तो कैसे विचार करते कर, मैं इस प्रकार से विचार नहीं करता ज्यादा। हमारी पूरी हिस्ट्री लेना, और सबसा अ, जो देखना चाहिए वो पचन कैसा है, ये पहली बात है। तो अग्नि अच्छा हो, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको वो बचा रहे हैं, और फिर खाना उस प्रकार का होना है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके इस प्रकार से। थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर में लोह का विचार कैसे करेंगे? लोह के विविध कल्प इसमें प्रयोग में लाए जा सकते हैं। एक गौड़ारिष्ट आया है चरक में, वो शुरुआत में हम बनाते, अभी थोड़ा कम हो गया है वो। लेकिन उसका जो मंजिष्ठा रजेंद्राक्षा बला मूला नैव रचा लोह लोद्रम चेति गौड़स्य अदृष्ट पांडुरोगिणम, तो उसका चूर्ण बना के रखा है, वो गौड़ारिष्ट योग करके देते हैं इस प्रकार से। और मूल रूप से अग्नि का विचार, पचन का विचार सभी रोगियों में आवश्यक है ही। फिर भी लक्षण कैसे है, थैलेसेमिया में भी मेजर थैलेसेमिया जो है वो तकलीफ वाला है, माइनर वाले बहुत सारे मिलते हैं और मेंटेन रहते हैं, ऐसा ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होती है। लेकिन थैलेसेमिया मेजर काफी डिफिकल्ट है, वो मैंने एक दो ही मरीज किए हैं थैलेसेमिया मेजर के इस प्रकार से, उसको भी काफी बरस हो गए। आप्लास्टिक एनीमिया आपके भी मिलते रहते हैं, और ल्यूकेमिया से तो है ही इस प्रकार से। तो इन सभी में एक रसायन चिकित्सा आवश्यक, ल्यूकेमिया वगैरह में तो रसायन चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार की रहती है।
और लोह का इस प्रकार से प्रयोग करना, एक दो परंपराएं यहाँ पे रही है। गणेश शास्त्री जोशी की परंपरा, चंद्र जोशी जिसको प्रयोग में लाते थे, उनके यहाँ नवायस लोह का प्रचलन ज्यादा था। और फणसलकर की परंपरा में ताप्यदी लोह का प्रचलन ज्यादा था। व्योशाग्नि मेले त्रिफला मुस्तुल्य मयूर जहा, ये जो त्रिकचित त्रिफला त्रिमद, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है लोह के साथ, और संभाग लोह भस्म इस प्रकार से। तो ये थोड़ा गुरु है। और फिर भी इसमें ये बढ़ाना, हिमोग्लोबिन बढ़ाना, ये अच्छा है। कश्मल उटिकश कशिकौतिकेभ्यः प्रत्ययस्य मूर्छा इति अमरः। तो एक पाप ही अर्थ है, और मोह, मूर्छा, ये भी अर्थ है। धन्यवाद। तो कश्मल ये एक दोष बताया गया है। तो ये शायद मूर्छा मोह निर्माण करने वाला है। कच्चा अगर खास करके प्रयोग करेंगे तो ये इस प्रकार की रहेगी। तो लोह भस्म करके ही बनाना, प्रयोग में लाना उचित इस प्रकार का रहेगा। और पांडु रोग जो है वो ततोलपर्क्त मेदस को निस्सार श्रुतेंद्रिया, ये जो संप्राप्ति में वर्णन आता है। और रस प्रदोष जो विकार है, हम केवल रक्त रक्त को करते ले आगे बढ़ेंगे तो बात नहीं हुई। इसलिए पांडु के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा। पद्मकिट्ट, पद्मराष्ट्र मंडूर, ऐसा कल्प मात्र बल के लिए बताया गया है, आंतर बल के लिए। ओके, पद्मकिट्ट। दातार गुरु जी ने ये प्रचलन लाया पद्मकिट्ट, और खास करके स्पॉन्डिलोसिस वगैरह विकारों में इसका अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा देखा है। लेकिन इन सभी में अग्नि का विचार ये प्रबल इस प्रकार का है। बल कैसा है, शारीरिक बल, ये भी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। रोग कौन सा है, ल्यूकेमिया जैसे विकार है तो कैंसर की बाकी संप्राप्ति को ध्यान में रखना है इस प्रकार से। और उसमें एक बात की जाती है कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता रहता है। और मैंने 4 लाख तक डब्ल्यूबीसी काउंट देखा है ब्लड कैंसर में। एएलएल और एएमएल दोनों ही खतरनाक है, एएलएल ज्यादा खतरनाक है इस प्रकार से। सुश्रुत ने रक्त के दृष्टि से वर्णन किया। अभी रसिक पावसर का पांडुरंग के आधार पर एक लेक्चर ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर इस प्रकार का हुआ था। और वो शायद ये कड़ू, अरविंद कड़ू, प्रज्ञा, प्रज्ञा कड़ू नहीं, उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वो देखना चाहिए, पांडु के बारे में रसिक ने क्या क्या इस प्रकार से बताया है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रियदर्शनी कडूस, प्रियदर्शनी कडूस या हाँ, कडूस, कड़ू नहीं, कडूस। प्रज्ञा कड़ू मेरे एक पेशेंट है। तो उसमें काफी सीरीज ऑफ लेक्चर इस प्रकार का था, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर करने की कोशिश की है। तो रस और ओजस, ये दोनों संबद्ध है। अल्प मेधस को इस प्रकार की भी बात कही गई है। और श्लेष्मत्वक्तक मांसानि प्रदुषांतरम आश्रितम, तो उसमें मांस ये भी दूषित है।
तो पित्त प्रधाना कुपिता यथोक्त कोपनैर्मलाः तत्रा निलिन बलिना क्षिप्तम पित्तम हृदय स्थितम। ये जो संप्राप्ति वाग्भट ने बताई है कि पित्त प्रधान दोष प्रकुपित है और बलवान वायु है। आ, वो पित्त हृदय में आता है, तो ये ओजस का संबंध वहां पे बताया गया। और फिर श्लेष्मत्वक रक्त मांसानि प्रदुष्यांतरम आश्रितम कफ रक्त मांस में रक्त मांस त्वं मांसेस्तत्कुरुते त्वचवर्णान् पृथक वेदान पांडु हरित हारिद्रान वगैरह वगैरह। You had told Patha Mishran in one of the cancer formula yesterday. What is the role of Patha Mishran in cancer? पाठा मिश्रण का कैंसर में रोल है ऐसा नहीं है। पाठा मिश्रण का सभी रोगियों में रोल है। ये फंडसर्कर ट्रेडिशन की खासियत है। पाठा और धमासा ये उन्होंने अभी लास्ट में प्रचलन में रखा था। शुरू में दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकेकेनापि संयुक्ता पाठांत्यर्षसामृजम। ये चार प्रकार के पाठा मिश्रण वो बनाते थे। लेकिन जब मैं उनके पास जा रहा था तो केवल पाठा और धमासा इतना ही कॉम्बिनेशन कर रहे थे, और ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है उनका। खास करके रात के पुड़ी में पाठा मिश्रण, उसके बाद सारीवा, और फिर शतावरी बला अश्वगंधा या बाकी कुछ दवाएं अविपत्तिकर वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयां होती थी पेशेंट के अनुसार। और इसका एक अच्छा नतीजा, नींद अच्छी आना, दोष शमन होना, ये अच्छी तरीके से मिलता था। इसलिए मैंने पाठा मिश्रण योग इसमें भी डाला है इस प्रकार से, और ये अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं बात कर रहा था मामा जोशी और फणसरकर। तो जो एक त्रिकट त्रिफला त्रिमद और लोह, ये जो कल्प नवायस लोह के रूप में है, और ये त्रिकट त्रिफला त्रिमद और गुगुल ऐसा कल्प वातव्याधि में आया, नवक गुगुल इस प्रकार से। तो ये एक तरीके से त्रिकटु होने के कारण उसका कार्मुकत्व बहुत अच्छा बढ़ जाता है। त्रिफला रसायन है और लोह के साथ त्रिफला जरूरी है, और ये त्रिमद है। विडंग, मुस्ता और यशाग्नि चित्रक इस प्रकार के जो है। तो कृमिनाशन इस प्रकार से भी काम होता है, चित्रक है, अग्नि है साक्षात, इस प्रकार से भी काम होता है। तो ये दादा थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण और फिर भी गुरु इस प्रकार का कल्प है, क्योंकि लोह का प्रमाण बहुत ज्यादा है इस प्रकार से। और फणसलकर के जो प्रचलन में ताप्यादि लोह का पाठ था, जो गणेश शास्त्री के किताब में लिखा गया इस प्रकार का है। इसमें रौप्य और मंडूर ये दो प्रधान इस प्रकार के हैं। और उनका कहना था ये सपत संतर्पणोत्थ या अपतर्पणोत्थ दोनों प्रकार के पांडुओं में काम करता है। खास करके जब वायु का प्रकोप होता है, धातु क्षय से हो या मार्गावरोध से हो। शिलाजित भी है, तो शिलाजित के जरिए मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप को भी दूर करता है, और रौप्य जैसे संतर्पण करने वाले भी द्रव्य है। तो अपतर्पण जन्य विकारों में भी ताप्यादि लोह अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन ये काफी मरीजों में ताप्यादि या नवायस लोहों का प्रयोग ये दोनों करते थे। मामा जोशी भी करते थे और फणसरकर भी करते थे इस प्रकार से। मेरा एक का ऐसा मानना है, प्रमेय की संप्राप्ति हो, स्थौल्य की संप्राप्ति हो, इन सभी में रसत अच्छा निर्माण होना ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। उसके लिए अग्नि और अन्नव स्रोत सुदको स्रोतस को अच्छी तरीके से देखना है। और
रस अच्छा बनेगा तो रक्त अच्छा बनेगा, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब इसका नवायस लोह का जो कार्य क्षेत्र है वो रस से आगे लेकर रक्त को, लेकर रक्त से आगे अस्थि मज्जा तक काम उसका अच्छा इस प्रकार का आता है। ये नाखूनों में इस प्रकार से तकलीफें आती है, उसमें चिरा जैसे बोलते हैं, इस प्रकार से वैवर्ण इस प्रकार का दिखाई देता है। और कुनख जैसी परिस्थिति होती है। तो इनमें ये तो मालूम नहीं है। रजत के बारे में तो करते हैं, स्वर्ण और रजत के बारे में करते हैं, प्लेटिनम के बारे में तो कुछ मालूम नहीं। भाग्यवाड़ीकर सर, सीनियर भाग्यवाड़ीकर, बाद में प्लेटिनम का भस्म बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। कहाँ तक सफल हुआ कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये प्लेटिनम के पीछे क्यों पड़ रहे हैं इस प्रकार। तो शायद ऐसा लगता है कि कार्बोप्लाटिन, ये जो एलोपैथी की केमोथेरेपी ड्रग है, उसमें प्लेटिनम है। तो कैंसर में इस प्रकार का प्लैटिनम का प्रयोग आधुनिक वैद्यक में है, तो क्यों हम अपने तरीके से प्लैटिनम का भस्म नहीं बनाए, ये शायद उनके पीछे विचार था इस प्रकार से। लेकिन प्रचलन में तो नहीं आया, हीरक तो प्रचलन में था। हीरक इस प्रकार से पानी में रखकर मालूम नहीं है कितना परिणाम होगा, क्या होगा इस प्रकार से। लेकिन लोहा, सॉरी, सोना और रजत, ये दोनों तो परिणाम करते हैं। चांदी के बर्तन में पानी रख के पीना, इस प्रकार का सुझाव मैं कभी कभी देता हूँ इस प्रकार से। और पहले सोने में उबाल लेना, सोना डाल के उबाल लेना और फिर चांदी के बर्तन में रखना, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से। वैसे जिनके घर में चांदी के प्याले हैं पानी पीने के लिए, वो लॉकर में रखने के बजाय वो हर रोज रोजाना इस्तेमाल में लाए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। तो आगे वाले धातुओं का जो क्रम है, उसमें लौह, ये खास करके नवायस लौह, इसका एक अच्छा परिणाम रहेगा। पंचामृत लौह गुग्गुल, ये एक कल्प है, वातव व्याधि में प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें लौह इस प्रकार का है। और अपतर्पण जन्य वात प्रकोप है, उसमें शूल वेदना ज्यादा इस प्रकार की है और मानसिक कारण पीछे है। तो ये पंचामृत लौह गुग्गुल प्रयोग में लाया जा सकता है। आरोग्यवर्धिनी या फिर ये पंचामृत पर्पटी, इनमें भी लोहा है। लोह पर्पटी भी अलग तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। और कुछ मरीजों में जो बाकी औषधों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उनमें लोह पर्पटी समान काल में देना, उसके साथ फितोपलाजी चूर्ण दे देना, ये भी काम हो सकता है इस प्रकार से। सुश्रुत के एक श्लोक में जलपान के लिए मिट्टी, रजत, ताम्रा और शायद लोह क्लास में बताया है। इतने सारे ऑप्शन देने के पीछे क्या कारण होगा? हर एक का ये अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। किसको क्या देना है ये थोड़ा सोचकर देखना पड़ेगा। वैसे मिट्टी का पात्र ये अच्छा ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है, और गरीबों के लिए वही अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन ये पानी ठंडा कर देता है, तो खास करके गर्मी के मौसम में ये अच्छा इस प्रकार का है। रजत और ताम्र, ताम्र के बारे में बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिली है। ताम्र अगर पानी में रखते हैं या तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिली है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके आधार पर। लेकिन ताम्र वैसे लेखन है,
ताम्र के गुणधर्म आगे आएंगे। तो तांबे के बर्तन में पानी रखना और फिर सुबह है सोना डाल के उबालना। तो जो स्वर्ण सूचकर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा है वो गर्भ विषय के हिसाब से अच्छा हो जाता है, ताम्र और सुवर्ण इन दोनों के जरिए। लेकिन ताम्र में उबालना नहीं है पानी, ताम्र ताम्र में सिर्फ रखना है इस प्रकार से। और बाद में हम शायद रुपए के ग्लास में शिफ्ट करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। दोज पेशेंट हु ड्रिंक्स अल्कोहल डेली कांट सजेस्ट टू ड्रिंक इन चांदी गिलास। तो मालूम नहीं मुझे कि चांदी के गिलास में अगर देते हैं, चांदी अम्ल रसात्मक है शायद, इसका कुछ रीजन होगा उसके पीछे कि चांदी चांदी के बर्तन में पानी नहीं देना है उसको इस प्रकार से। लेकिन इन सभी धातुओं का भली भांति प्रयोग हम कर सकेंगे। और धातु है तो धातुओं पे अच्छा काम होता है, हमारे भी धातु है और वो भी धातु है, धारणा धातु ये अगर बात है तो उस दृष्टि से भस्मों का प्रयोग करने के बजाय इसमें पानी रख रख के पीना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। तो इन सभी तरीके से कर सकते हैं। और रक्तम जीवयति स्थिति, ये जीवन धर्म जो है उसके हिसाब से लोह और रक्त इन दोनों का महत्व ज्यादा इस प्रकार का रहेगा। ओज के हिसाब से जीवनी औषध क्षीर रसाध्यास तत्र भेषजम, ये बात कही गई है। तो जीवनीय औषध क्षीर मांसरस, जीवनीय औषधि में एक यष्टि मधु अहम दवा इस प्रकार की है, आसानी से उपलब्ध इस प्रकार की है। तो उसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। कैन आई सजेस्ट टू ड्रिंक इन चांदी ग्लास, बता नहीं सकता, थोड़ा करके दिखाना चाहिए। कार्सिनोमा ऑफ थ्रोट ऑफ ब्रेस्ट में वैश्रु कैसा करे और विचार दही। हाँ, विचार कैसे करे। विचार विचार कैसे करे और धातु कल्प का यूज इन कार्सिनोमा। चांदीच्या वाटीतून खीर खाणे योग्य आहे का? लोहासह कोणत्या अवस्थेत वापरावे? ब्रेस्ट कैंसर एक अलग ही है। तो डक्टल सेल कार्सिनोमा ज्यादा प्रचलन में है, तो रस धातु से संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। और वो शुक्र का स्थान है स्तन ये, तो शुक्र के बारे में भी सोचना है, ये भी बात रहती है इस प्रकार से। और मेरे जो कोर्स है फाउंडेशन और इन डेप्थ, वो कोर्स करो तो इसमें दूसरे कोर्स में इन डेप्थ कोर्स में अ, हर प्रकार को लेकर मैंने कुछ कोशिश इस प्रकार की है। लोहा सव का भी ज्यादा प्रचलन नहीं है, मालूम नहीं क्यों नहीं इस प्रकार से। लेकिन दे सकते हैं। यथा द्रव्य गुणोरिष्ट सर्व मध्य गुणाधिका, ये जो बात आसवों के बारे में है, क्या आसव्यारिष्ट, तो जिनसे बनता है वो और मध्य के गुण उसमें मिल जाते हैं। तो खास करके व्यवहारिक विकास से ये जो गुणधर्म है वो मध्य में आ जाते हैं या आसव में आ जाते हैं। और फिर इनकी जब आवश्यकता है, व्यवहारिक विकासी गुणों की आवश्यकता है, तो आसवारिष्टों का प्रयोग करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और वैसे विष, ओज और मध्य
विषभी विवाही विकास इस प्रकार का है, ओज को नष्ट करता है। तो उस दृष्टि से आजकल लोग आरओ पानी पीते हैं, क्या उससे भी उबालना चाहिए, आरओ वाटर ही नहीं लेना है। प्रमेय में आयुस्मृति का प्रयोग बताया गया है, या उसमें लोहा है। लेकिन आयुस्मृति की संकल्पना किस प्रकार की, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नवाय स्थापना दिए तो चूर्ण है, लोहा सा आसव इस प्रकार का है। परपटी के हिसाब से ये अलग कल्प आते हैं, और आयुस्मृति एक फिर भी अलग इस प्रकार की है। तो अभी आयुस्मृति के पाठ मेरे ध्यान में नहीं है किस प्रकार का निर्माण विधि उसमें है। तो आसनादि आयुस्मृति वगैरह मिलती तो है, और उसको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार के। एक बात ऐसी आहे, वातरम जयेत असं सांगितले तरीही मलबद्धता का होते लोह कल्प घेतल्यानंतर। एलोपैथिक की लोह कल्प से ज्यादा होती है, हमारे ऐसे ऐसे कम होती है। और ये वातल है और जयत कम पित्तम इस प्रकार का है। तो वात बढ़ाने वाला है लोह, इसमें संदेह की बात नहीं है। कषाय रस इसमें है, शीत वीर्य इस प्रकार का है, तिक्त रस है, तो वात बढ़ाने वाला है, कफ पित्त को जीत लेने वाला है इस प्रकार का है। तो इसलिए उसको स्निग्धानुपान से देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हमारे हिसाब में अगर प्रयोग करना है तो उसका। और रूक्षपणा है, या तो ये बात को बढ़ावा देने वाला है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन लोह का बहुत सारे तरीके से बहुत सारे औषधियों में प्रयोग आता रहता है। अब प्रीणनं जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमाच्युतम, ये जो है अशुद्ध धातुओं के रस शास्त्र में जो जो दोष आए हैं वो सभी मॉडर्न मेटालिक सप्लीमेंट में लॉन्ग टाइम से बंद करने पे दिख सकते हैं, ये तो सही है। वैसे उनका गोल्ड कंपाउंड भी अच्छा नहीं है। लोकात क्या आया है? जयत का संबंध वातल से नहीं है, जयत का संबंध कफपित्त का है, कफपित्त से। लेखनम वातलम यहाँ पे तोड़ देना चाहिए। वयस्यम चक्षुष्यम लेखनम वातलम इस प्रकार का लोह है, और कफ पित्त वगैरह शूल वगैरह इनको जीत लेता है इस प्रकार के संबंध है। तो वातलम और जयत का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में थोड़ा लोह के बारे में ज्यादा जिक्र करना आवश्यक होगा। और लोह कहाँ पे प्रयोग करना है, मंडूर कहाँ पे प्रयोग करना है। वैसे ताप्यादि में मंडूर भी है, लोह भी है और मंडूर भी है इस प्रकार से। और बाकी जो कांत लोह वगैरह इस प्रकार के भस्म है जो कम प्रयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार से। वो उनको भी अलगता से देखना इस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन लोह का इस प्रकार से प्रयोग करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ओजस के हिसाब से खास करके जीवनीय औषधियों का प्रयोग ये भी इसमें आवश्यक रहेगा। इनकी आयुर्वेद सेवा संघ की रक्त जीवन नाम का एक अवलेह आता है, तो फणसरकर प्रयोग करते थे कभी कभी इस प्रकार से।
मैंने भी कभी कोई प्रयोग किया है। या जयत का अन्वय कफपित्त से है, वातल का नहीं है, वातल से नहीं है। और वातम जयत ऐसा होगा, वातलम जयत यह नहीं हो सकता। अगर वात को जीतना जीतना है तो वातलम जयत ऐसा नहीं हो सकता। वातल वातल ये लोह का विशेषण है, वो वातल है इस प्रकार से, बस बाकी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य अर्थ अभी इसमें ऐसा है कि एक एक को अलग अलग, सुवर्ण को अलग, लोह को अलग, ताम्र को अलग, रौप्य भस्म को अलग, इस प्रकार से समझ में नहीं है। उनके परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस किस प्रकार से किन किन औषधियों में कैसे बनी है, ये देखा। तो शायद वहां सुवर्ण का या ताम्र का या लोह का किस प्रकार का रोल है उस औषध में, ये हमें पता चले इस प्रकार से। तो धातुओं के जहाँ पे संबंध है, मेदों में यह कृमिन, ये इस प्रकार की बात कही गई है। तो जहां जहां इस प्रकार के कुछ संबंध आए हैं, उनको भी भली भांति देखने का प्रयास करें। और वो दूष्य किन रोगों में है, मेद ये स्थौल्य में भी दूष्य है, प्रमेह में भी दूष्य है, कुष्ठ में भी दूष्य है, इस प्रकार से। तो इन सभी में लोगों के कल्प किस प्रकार से काम करते होंगे, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो मैं नाखून की बात कर रहा था, इसमें व्योषादि नवक ये मैंने एक अलग चूर्ण बना के रखा था, और रसपाचक और रोषादि नवक में देता था। तो ये नखों का कुनख वगैरह इस प्रकार के उसमें सुधार आता है। अभी केमोथेरेपी के जरिए नख कृष्ण हो जाते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि हृदय पर उसकी अच्छी क्रिया नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है। केमो बंद करने के बाद धीरे धीरे ये सुधरता है फिर से। लेकिन जब केमोथेरेपी पूरे कोर्स से चल रही है और अंतिम चरण में आ गई है, तो काशी से एक अलग रहेगा इन सभी में। लोहा तो मध्ये तूप घालून देता येईल का वात प्रकोप टाळण्यासाठी? ये बेटर ऑप्शन है कि वही दवा का प्रयोग करें जो भली भांति प्रयोग में हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। मलाष्टम्भ दिखता है तो मातल है, इसलिए मलाष्टम्भ दिखता है। उसके साथ में वैसे त्रिफला है, तो कुछ हद तक मलाष्टम्भ वगैरह दूर हो सकते हैं। और घी का अनुपान अगर दे देंगे, पांडुरंग विपेतर्प्य आदव कल्याण का वयम, इस प्रकार का, तो पंचगव्यम महातिक्तम श्रुतम मारक बता देना। तो इस अनुपान से अगर ये लोहो के कल्प देते हैं तो ये तकलीफ नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं आती। और क्या डोज में देते हैं, ये भी एक बात अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुनक में जो आप यूज करते हैं वो क्या कॉम्बिनेशन है, रसपाचक और योशनवक, इस प्रकार का। मुकेश माइकॉन, ये जो जोशाग्नि वेल्ड त्रिफला, यही लेना है। और लोह छोड़ के इस प्रकार से
और ये सभी धातुओं में अच्छे तरीके, क्योंकि ये वोशाग्नि मेल त्रिफला मुस्तिस तुल्यम अयोरजा यहाँ पे है, और इनके साथ गुग्गुलु नवुको गुग्गुल में आया है, वातव्याधि में आया है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रयोग मिला सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि केमोथेरेपी के जरिए नाखून काले पड़ जाते हैं इस प्रकार से, और ये हमारे हिसाब में हृदय पर उसका परिणाम हो रहा है, क्योंकि ये विषय जहर है और ओज का नाश करता है। तो उस हिसाब से भी ओजोवर्धन करने वाला दूध, जीवनीय इस प्रकार का दूध कैंसर के लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दूध, केवल दूध पे रखना इस प्रकार से। अब बात ये बनती है कि विष और मद्य ये दोनों व्यवाय विकासी गुणधर्म वाले हैं। विषों का परिणाम हमें अगर दूर करना है तो उसी प्रकार का व्यवाय विकासी द्रव्य होना चाहिए जो विष जहां जहां पे पहुंचता है, यहाँ पे ये मद्य पहुंच सकता है। तो यथा द्रव्य गुणोरिष्ठा सर्वमद्य गुण दिखा, उस प्रकार से अगर हम मद्य बना के विविध औषधियों के दे सकते हैं इन सभी में, तो इन परिणामों को हम टाल सकेंगे। और जीवनीय या फिर रसायन इस प्रकार के अगर मद्य करते हैं, कुमारी आसव एक अच्छा है इस प्रकार से देखने के लिए। कुछ वैद्य कांतलोह भस्म भी प्रयोग करते हैं। कांतलोह गुण में श्रेष्ठ होता है, लेकिन शायद लेकिन महंगा है। महंगे की बात उतनी रही नहीं रहती है। एक बार भस्म करा लेंगे और फिर 6x करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, महंगे की बात नहीं है। लेकिन शायद ये गुणेश शास्त्री की किताब में इन सभी के बारे में थोड़ा सा देखे कि कौन सा कहाँ पे प्रयोग करना है इस प्रकार से। लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशंस ज्यादा जरूरी इस प्रकार के है, लोह के साथ सुवर्ण है, रौप्य है वगैरह, और फिर घी देते हैं इसके साथ में। जैसे मैंने महाकल्याणक का प्रयोग कैंसर में शुरू किया, और फिर रक्त कल्याणक पर मैं उतर आया। तो रक्तपाचक और महाकल्याणक के दोनों का कॉम्बिनेशन रक्त कल्याणक इस प्रकार का है, घृत है इस प्रकार से। शिरीष विषघ्नानाम शिरीष असं करून वापरता येईल, हो सकता है। वैसे दशांगलेप जो है उसका भीतर भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे दोषी विषारी आगत, बिलवादी गुटिका ये भी प्रयोग करते रहते हैं इन सभी के ही लिए। और मैंने ये बताया था कि दोषी विषारी मैं इनमें प्रयोग में लाता हूँ, कैंसर के मरीजों में प्रयोग में लाता हूँ इस प्रकार से। तो विषग्न चिकित्सा करनी है, लेकिन विषग्न चिकित्सा करते हुए हमें ओज का भी ख्याल रखना है। ओज कैसे बढ़ाए, वो विष से कम हो जाता है, और विष के व्यवाय विकास से जो गुणधर्म है उनसे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, उन दुष्परिणाम को दूर करने वाले उसी तरीके का औषध चाहिए जो सूक्ष्म स्रोतोगामी इस प्रकार का हो। मद्य में थोड़ी सी ऐसी आपत्ति है कि मद्य भी उष्ण तीक्ष्ण है और केमोथेरेपी भी उष्ण तीक्ष्ण है। तो ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, या पानी ज्यादा डालना है मद्य में देना है तो। और मैं कुमारी आज शिरीषा शिष्ट इज अवेलेबल, ओके। ये मालूम नहीं था मुझे। तो शिरीषा रिष्ट अगर अवेलेबल है तो वो भी इस प्रकार से अगर सोच सकते हैं। मैं कुमारी आसव की बात कर रहा था। कुमारी शीतवीर्य है, अग्निदग्ध व्रणापहा है, और रसायन है। तो रसायन की हैसियत से प्रयोग में लाना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और खास करके केमोथेरेपी और रेडिएशन ये दोनों अग्नि और क्षार कर्म जैसे इस प्रकार के हैं।
रेडिएशन ये साक्षात अग्निकर्म ऐसा है, और ये थोड़ा सा क्षार जैसा है। केमोथेरेपी का जो विचार है उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का, और व्यवहार विकास ये विष जहरीला इस प्रकार का है। तो उन सभी दृष्टि से बेहतर ऑप्शन कुमारी आसव ये भी एक रहेगा। आसानी से उपलब्ध है, बना भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और ताम्रवाला ले या सिर्फ नंबर 3 का जो है केवल कुमारी से बना इस प्रकार का जो है वो ले, तो केवल तीसरा नंबर का जो है केवल कुमारी वाला। लिवर कैंसर वगैरह में ये ताम्र वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। केमो ड्रग्स सर्प विष से ही बनते हैं, ये तो मालूम नहीं मुझे। कौन सा केमो ड्रग पर्टिकुलरली ऐसा कुछ अगर मालूम है तो सर्प विष के हिसाब से अगदों का प्रयोग कर सकते हैं। और वे कार्बोप्लाटिन पैक्लिटैक्सेल वगैरह वगैरह इस प्रकार के काफी द्रव्य है केमो में प्रयोग में लाए जाने वाले इस प्रकार से। लेकिन ये सर्प विषों से बनते हैं तो मैंने सुना नहीं था। अगर ये सही बात है तो रेफरेंस उसका दे दो, एक बार देख लेंगे कैसे करते हैं यहाँ पर। तो अभी इस प्रकार के लोह कल्पों का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशंस में लोह कहाँ कहाँ पे आया है और उसका वहां पे रोल क्या होगा, ये एक बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। और किस फॉर्म में ये देना है ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। कैप्टोप्रिल द फर्स्ट एंजियोटेंसिन converting enzyme inhibitor approved in 1981 by FDA was designed based on the structures of the peptide isolated from the snake venom. The earliest reports about snake venom used in cancer treatments appeared in 1930s. Okay. तो उसका एक हिस्सा है भस्म उस स्नेक पॉइझन का अफकिन इन्स्टिट्यूट मध्ये तसेच सांगण्यात आले होते। सर्पविषापासून मोस्टली केमोथेरेपी तैयार होते। ओके, तो अच्छा रेफरेंस मिला ये कि उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। शीरीष ये काफी बड़ा पाठ है। गंभीर उदर में विष प्रयोग आया है, हमारे तरीके से हम विषकल्प बनाकर अवस्थानुसार यूज करेंगे तो केमो से अच्छा और साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट के रूप में वहां तो विरेचन होगा इस प्रकार के। Snake venom have been reported to provide effective therapeutic agents. The current study investigation investigates the anti-cancer potency of Egyptian venom snake on two cells
breast cancer cells, CI7, and hepatocarcinoma cells. व्योश नमक पाठ क्या है? व्योषाग्नि वेल्य त्रिफला मुस्तैस तुल्य मयोरजः, ये जो पहले 9 द्रव्य है, व्योष अग्नि वे त्रिफला वगैरह वगैरह, ये व्योषादि नवक है इस प्रकार से। त्रिकटु त्रिफला त्रिमद, ये 3 गण उसमें है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी के हिसाब में ये मारने के लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए विषम का प्रयोग, खास करके वेनम वगैरह इस प्रकार के विषम का प्रयोग, और उसमें से कुछ निकालते हैं। तो गंभीर उदर में जो प्रयोग आया है वो भी इसी प्रकार का है। किसी फल पर सर्प ने विष डाला है और वो फल देना है, लेकिन इसमें आशंका रहती है रोगी जीवित रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर मर जाता है तो वो फिर हमारे लिए दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। तो हमारे पास विषयों का भंडार है, सर्प विषय का ही हमें प्रयोग करना है, ये बात अलग इस प्रकार की रहेगी। लेकिन धातुओं से इस प्रकार के जो विषय है वो काफी है हमारे पास। पारद खुद एक विषय है, अच्छा विषय है इस प्रकार से, और उसकी बहुत सारी दवाइयां तो प्रचलन में है। अब इस केमोथेरेपी का परिणाम दूर करने, दुष्परिणाम दूर करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा होनी है, शायद है शिरीषा रिष्ट वगैरह इस प्रकार की बात भी कर सकती है, कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं। और ओज को बढ़ाना है इस दृष्टि से दूध पे रखते हैं, ये सभी बातें अभी है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर अग्नि भी देखना है, बल भी देखना है, बाकी सभी चीजें तो जो मेन मूल रूप से है वो तो देखनी ही है, उसके बगैर तो आगे बढ़ते ही सकते। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक अप्रोच से ही चिकित्सा करने, किसी एक के फंदे में मत आओ। हाँ, ये एक, इसके लिए अच्छा है मध्य या आसव अच्छा देना, अच्छा है तो सभी का आसव देते रहेंगे। दूध देना है लेकिन अग्नि अच्छा नहीं है तो दूध नहीं दे सकेंगे, संसर्जन कम कर फिर दूध पे आना पड़ेगा इस प्रकार से। और केमोथेरेपी के हेवी डोसेस इस प्रकार से चल रहे हैं, तो उसके विषयों के परिणामों को दूर करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा वगैरह इस प्रकार का। कुमारी आसव, ये प्रयोग में लाते थे। वैसे कुमारी स्वरस और मधु ये तो देते हैं अनुपान के रूप में। मैंने कुमारी रजनी का भी एक किया है, रजनी को कुमारी की भावना देकर कुमारी रजनी कल्प बनाया है, वो भी प्रयोग में लाते हैं। मैं कैंसर में सर्प विष यूज करता हूँ। किस तरीके से? वैसे विषों का औषधि में प्रयोग, इसमें सर्प विष वगैरह का प्रयोग मालूम नहीं है मुझे, इस प्रकार से करते हैं। मधुमक्खी का प्रयोग, उसके जहर का उसको संधिवात वगैरह में प्रयोग करते हैं, और कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो तुम कैसे करते हो ये बताओ, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। गोमूत्र शोधन करके, ओके। और सर्प विष कहाँ से मिलता है? वैसे सर्प विष के जो योग बताए गए हैं, अर्धनारीश्वर नटेश्वर इस प्रकार का है। और कुछ लोगों ने इसके प्रयोग किए हैं, अर्धनारीश्वर नटेश्वर बनाया है, प्रयोग किए हैं इसके। तो लेकिन किन मरीजों में कितना अच्छा परिणाम मिलेगा ये देखना पड़ेगा। केवल केरल में सर्प दंश के लिए एक अलग हॉस्पिटल सेटअप है, होता है।
है। अर्धनारी नटेश्वर यह कल्प यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अर्धनारी नटेश्वर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ना। तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। होम्योपैथी यूजेस स्नेक वेनम। ओके। लेकिन ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं स्नेक वेनम का। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारम्।